वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, जो बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें कुछ ऐसे नहीं है, बस अगर हम एनसीईआरटी की रीडिंग ही लगाएं और हम वही करेंगे तो हमें पूरा अच्छे से एक बार में क्लियर हो जाएगा। बस इसे समझना होता है लाइन टू लाइन, और नीट में यही इंपॉर्टेंट होता है। आप एनसीईआरटी की लाइन को मेमोराइज रखें और उसकी लाइन से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। हम इसमें रीडिंग ही लगाएंगे बेसिकली, क्योंकि अगर हम खुद से बैठ कर रीडिंग लगाते हैं तो नींद आने लगती है। ऐसे जब कोई साथ में रीडिंग लगाता है और पढ़ते हैं तो ज़्यादा इजी होता है पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड. The wide range of living type is amazing. The extraordinary habit in which we find living organism, be it cold mountain, deciduous forest, ocean, freshwater lake, desert, or hot spring, leave us speechless. The beauty of galloping horse, of the migrating bird, the valley of flower, or the attacking shark evoke awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and the cooperation among the member of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflected on what indeed is the life. तो बेसिकली इतने पार्ट में बस इन्होंने ये बताया है कि लिविंग वर्ल्ड है क्या, किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म इस लिविंग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो वैली ऑफ फ्लावर्स हो या फिर हमारे अंदर मॉलिकुलर लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिक क्वेश्चन विद इन इट। अब वॉट इज़ इंडीड इज़ लाइफ के अंदर ही हमारे दो क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला टेक्निकल वन, जो हमें कहेगा कि ये है क्या, मतलब ये चीज़ है क्या। और एक होता है फिलोसफिकल वन, जो हम एक फ़िलोसफी के हिसाब से सोचें। तो पहला है द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू वॉट लिविंग इज़ एज अपोज टू द नॉन लिविंग, कि लिविंग ऐसा है क्या जो उसके अपोज एक नॉन लिविंग वर्ड भी है। And the second is philosophical one and seek answer to the what the purpose of life is, कि हमारी लाइफ का पर्पस है क्या, हम यहाँ है क्यों। ये हो गया philosophical aspect. As a scientist we shall not attempt answering the second question. हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, तो हम अपना फिलोसफिकल वाला आंसर बिल्कुल नहीं करेंगे बेसिकली, विच इज़ द सेकेंड वन क्वेश्चन। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन वॉट इज़ लिविंग। हम ये ढूंढेंगे, हम ये पता करेंगे कि लिविंग है क्या। नाउ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब भी होता है विभिन्नता। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ दिखेंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बी इट पॉटेड प्लांट, या वो आप कोई प्लांट लगा हो गमले में, कोई पौधा लगा हो, कोई इंसेक्ट हो, कोई चिड़िया हो, या कोई आपका पेट हो, या कोई और ही जानवर या पेड़ वगैरह। There are also several organisms that you cannot see within your naked eye, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observation in, the range and the variety of organism that you see would increase. अब ये कह रहे हैं अपने, अगर आप अपने आसपास का एरिया थोड़ा इंक्रीज करो, रेंज बढ़ाओ, तो वहाँ पे आपकी रेंज और वैरायटी क्या है ऑर्गेनिज्म की, बढ़ जाएगी। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organism in it. अगर आप एक किसी फॉरेस्ट में जाएं और एक अपने घर के गार्डन में देखें, तो कहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली फॉरेस्ट में। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म डेट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज़। हम जो भी देखते हैं प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या है, एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 7.8 मिलियन, और इस नंबर को हम कहते हैं, ये मतलब इन्होंने एक रेंज बता दी, और ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो ये पूछा जाता है। और ये एक रेंज आप पढ़ोगे वहाँ 12th में इकोसिस्टम वाली जो यूनिट है वहाँ पे, तो ये रेंज हमें याद रखनी है कि किस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कितना रेंज है और कहाँ पे दिया गया है। पूछे जाए द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब, रेंज पूछी जाए तो 1.7 to 1.8 मिलियन, और इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। हाँ, तो हम इसे कहते हैं दिस रिफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी, और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जितने हमारी अर्थ में प्रेजेंट है।
वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जैसे जैसे हम नए एरिया एक्सप्लोर करेंगे एंड इवन द ओल्ड वंस, जैसे और पुरानी भी, तो न्यू ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली आइडेंटिफाइड होते रहते हैं। मतलब हमें उसी जगह में, हम नए पे जाएंगे तो मिलेंगे ही, और पुरानी जगह पे भी दूसरे नए ऑर्गेनिज्म मिलते जाएंगे, हम उन्हें पहचानते जाएंगे। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसे कि पहले कहा गया है, देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं, मिलियंस में प्लांट्स हैं, एनिमल हैं इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, हम प्लांट को और एनिमल को अपने एरिया में अपने लोकल नेम से जानते हैं। जैसे कि लौकी, लौकी क्या होता है, बॉटल गार्ड, कुछ उसे बॉटल गार्ड बोलते हैं, कोई लौकी बोलते हैं, किसी दूसरे साइड चल जाओ उसे कोई घिया बोलता है, तो सबके अलग अलग नेम्स हैं। तो वी नो प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस वो वेरी करते हैं, इवन विद इन अ कंट्री, इवन विद इन अ कंट्री, कंट्री के अंदर ही। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find way and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. ऑब्वियसली बात है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे अगर हम किसी एक चीज़ को कुछ कह रहे हैं और दूसरा किसी और चीज़ को कुछ कह रहे हैं, और वो है एक ही चीज़। हैंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि हम स्टैंडर्डाइज कर दें नेमिंग को, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम दे दें जो ऑल ओवर उसी नाम से जाना जाए पूरे वर्ल्ड में। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. अभी कह रहे हैं obviously बात है, nomenclature या naming तभी possible है जब हमें organism अच्छे से describe कहा गया हो। अब हम किसी भी जानवर के बारे में बताएंगे तो हम बताएंगे इसके 4 पैर हैं, 2 आँख हैं, इसके कान हैं, बड़े बड़े कान हैं, मुंह है, ऐसे दांत हैं, तो ऐसे हम उसे डिस्क्राइब करेंगे। और किसी का नॉमेनक्लेचर नामिंग तभी दिया जाता है जब उसके बारे में पता हो। दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन, और इसी को क्या कहा जाता है, आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए एक कौन सी चीज़ ज़रूरी, आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each organism. This is acceptable to all biologists all over the world. अब ये करने के लिए क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने उन्होंने एक प्रोसीजर निकाला, एक स्टेप बनाए या कुछ चीज़ें बनाई जिससे वो हर जगह एक्सेप्ट किया जा सके और उसी को फॉलो करते हुए हम किसी को नेम दे सकें। तो दिस एक्सेप्टेबल टू ऑल बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए क्या है, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। जिस प्लांट का भी नॉमेनक्लेचर किया जाएगा उसका साइंटिफिक नेम कैसे रखा जाएगा, कुछ एग्रीड प्रिंसिपल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जो कौन प्रोवाइड करता है हमें, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। अब ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार कि तो यही क्या है, ICBN, जिसका मतलब जो किसके लिए बताएगा, हमें प्लांट्स के लिए बताएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अब आप ये पूछो एनिमल्स को नेम कैसे दिया जाता है। एनिमल टेक्सोनॉमीज हैव इवॉल्व्ड अब एनिमल के लिए क्या हुआ, उनके लिए भी एक कोड इवॉल्व हुआ, उसे कहा गया इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। अब ये याद रख लेना कहाँ पे फॉर है और कहाँ पे ऑफ है, इसमें भी घुमा सकते हैं वो क्वेश्चन में। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। तो साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो जिसे यूनिवर्सली हर जगह एक्सेप्टेंस मिली हुई है और सब लोग उसे उसी ही नाम से जाने। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. यही इसका मोटो है कि उसे सब जगह एक ही नाम से जाना जाए। They also ensure that such a name has not been used for any other organism. और ये भी इंश्योर करते हैं कि ये नाम किसी और के लिए यूज़ ना हो। ऐसे नहीं जैसे हम इंसानों का, किसी का नाम, एक का नाम राहुल है तो हज़ारों 20 राहुल मिलेंगे नाम के। तो ये भी इंश्योर करते हैं कि एक नाम एक ही ऑर्गेनिज्म को दिया जाए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि
कि क्या इम्पोर्टेंट है, ये क्या इंश्योर करते हैं साइंटिफिक नेम जो भी होता है, तो उससे क्या क्या फ़ायदा है। तो पहला, हमें ये इंश्योर करता है कि जो नेम है वो यूज हो, एक ही मतलब एक ही नाम दिया जाए और सब जगह उसी से ही उसे जाना जाए। तो ये सब क्या है, ये इसके वो है। ऐसी यहाँ ये लाइन है पूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये बस पढ़ लेना है कि क्या क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है, ये सब कुछ। फिर biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organism. अब ईच नेम, अब जो भी नाम रखा जाएगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। तो दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। और इस नाम को रखने को, साइंटिफिक नेम को देना, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं नामकरण, तो इसमें बोला जाता है बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। This naming system given by the Carolus Linnaeus is being practiced by the biologists all over the world. तो बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लिनेनियस ने, जिसे प्रैक्टिस किया जाता है all over the world. This naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Magnifera indica. तो scientific name क्या है इसका? Magnifera indica. और किसका है? मैंगो का। Let us see how it is a binomial name. In this name, अब हम देख रहे हैं binomial name है कैसा ये। Magnifera represent the genus while indica इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज। तो मैग्नीफेरा क्या रिप्रेजेंट करता है हमें? जीनस। और इंडिका क्या दिखा रहा है? इंडिका दिखा रहा है हमें पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में। और अ स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एज फॉलोज। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं और यूनिवर्सल रूल्स या नॉमेनक्लेचर क्या है, जो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है। तो ये भी हमें क्या करना है? याद करना है। ये यहाँ से यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर्स। पहला, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए? लैटिन में। ये याद रखना है कि लैटिन लैंग्वेज है, ग्रीक व्रीक कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लैटिन लिखा है। तो ये रूल्स हैं जो हमें रूल्स को याद रखना है। सॉरी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं उनको किस लैंग्वेज में लिया गया है वो हमें याद रखना है। कैसे लिखा जाएगा ये याद रखना है। जैसे लिखा जाएगा तो इटैलिक्स में लिखा जाएगा, और किस लैंग्वेज से ड्राइव हुए हैं ये याद रखना है। ये है इसका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है, जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस को दिखाता है और सेकंड कंपोनेंट स्पीसीज को दिखाता है। थर्ड रूल है कि दोनों ही वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम में जब हैंड रिटन होंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन किए जाएंगे, या जब प्रिंट होगा तो इटैलिक्स में प्रिंट होगा, ताकि उनका ओरिजिन दिख सके कि किस ओरिजिन से वो अराइव हुए हैं। तो ये है इसका 3 रूल। अब आएंगे हम फोर्थ पे। जो फर्स्ट वर्ड है वो डिनोट करता है जीनस, हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। वाइल जो स्पेसिफिक है, एपिथेट है या फिर स्पीशीज़ वाला पार्ट है, वो हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉलर लेटर से। जैसे इन्होंने एग्जांपल में भी दिया है मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसमें इन्होंने मैग्नीफेरा क्या है? जीनस, तो यहाँ पे एम कैपिटल, स्पीशीज में इंडिका स्मॉल। So the name of the author appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in abbreviated form. अब ये कहना जा रहे हैं जिस साइंटिस्ट ने भी उसको नाम दिया है उसका नाम भी हम मेंशन करेंगे, उसका नाम हम मेंशन करेंगे बाद में, जब स्पीशीज़ के बाद, और वो भी पूरा नाम मेंशन नहीं करेंगे, उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म मतलब उसकी शॉर्ट फॉर्म मेंशन करेंगे। जैसे लिनेनियस की शॉर्ट फॉर्म है लिन। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लिनेनियस। और ये क्या दिखाएगा कि किस साइंटिस्ट ने इसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया। तो मैग्नीफेरा इंडिका लिन, मतलब मैग्नीफेरा इंडिका को सबसे पहले डिस्क्राइब किया लिनेनियस ने। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is a classification.
अब ये कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ के आए बायोलॉजिकल जो बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कि नामकरण करने के लिए आइडेंटिफिकेशन भी ज़रूरी है और फिर हम उसे नाम देते हैं। अब इन्होंने कहा कि आप हर ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ सकते, हर एक ऑर्गेनिज्म को, उसके लिए क्लासिफिकेशन भी ज़रूरी है। और उसी चीज़ को हमने सॉल्व करने के लिए कि हम सब चीज़ों को नहीं पढ़ सकते सबको, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है? Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. अब ये यहाँ से पूछ सकता है, जिसने पढ़ी होगी एनसीईआरटी उसे पता होगा कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज़ को ग्रुप किया जाता है इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। कन्वीनियंट मतलब जो आसानी से किया जा सके, कुछ आसानी से ऑब्जर्व की हुई कैरेक्टर्स के बेसिस पे। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, वी easily recognize groups such as plant, animals और dogs, cat और insect. हम एनिमल्स को, प्लांट्स को, डॉग्स को, सबको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आसानी से। तो जैसे उन्होंने दिया है एग्जाम्पल, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विद एन ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. वॉट इमेज डू यू see when you think of a dog? Obviously dog. Obviously each one of us will see dog and no cats. Now if we were to think of एलिस्टेशंस, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब एलिस्टेशंस क्या होते हैं? एलिस्टेशन भी एक डॉग की ही ब्रीड है, उन्हीं को कहते हैं। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animal with external ear and body hair. अगर आपको mammals के बारे में कहा जाएगा तो आप किसके बारे में सोचोगे? एनिमल जिनकी क्या है, एक्सटर्नल ईयर, बॉडी हेयर, ये सब होती हैं। लाइकवाइज इन प्लांट, इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, अगर हम वीट के बारे में सोचेंगे तो हमें वीट ही दिखाई देगा, ना कि कोई और प्लांट, ना कि कोई चावल वगैरह का। हैंस ऑल दीज, ये सारी चीज़ें क्या, डॉग्स, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा, ये सब क्या है, कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जो हमने यूज़ करी स्टडी द ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। अब इन कैटेगरीज, जो हमारी कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं, कन्वीनियंट कैटेगरीज को हम कैटेगरीज को क्या बोलेंगे? टेक्सा। क्या नाम बोलते हैं साइंटिफिकली? द साइंटिफिक टर्म यूज फॉर कैटेगरीज इज टेक्सा। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमें समझ के रखना है कि साइंटिफिक टर्म क्या यूज़ होती है कैटेगरीज के लिए, टेक्सा, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। तो टेक्सा क्या दिखाता है हमें? डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब कैटेगरीज के बारे में बताता है एक अलग अलग लेवल पे। प्लांट्स क्या है? ये भी एक टेक्सा का फॉर्म है। वीट इज ऑल्सो टेक्सा, वीट भी एक टेक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल, डॉग्स, ये सब क्या है? टेक्सा है। बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल आर एनिमल्स, देयरफॉर एनिमल, मैमल एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टेक्सा को एक डिफरेंट लेवल पे। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये प्लांट भी टेक्सा है, समझ आ गया, चलो डॉग भी टेक्सा है, फिर डॉग मैमल के अंदर आ गया, मैमल भी टेक्सा है। तो इनके कहने का मतलब है टेक्सा ये नहीं कि वो एक लेवल पे ही दिखा रहा है। अगर हम स्पीशीज़ में कैटेगरीज की बात करें तो डॉग क्या हो गया? वो एक टेक्सा हो गया। अब हम मैमल्स की बात करें तो मैमल एक कैटेगरी को दिखा रहा है, तो मैमल भी एक टेक्सा हो गया। अब उसमें हम बात करें मैमल किसके अंदर गया? एनिमल, तो एक एनिमल भी एक टेक्सा हो गया। तो टेक्सा का मतलब ये है जो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग लेवल पे रिप्रेजेंट करे, जिसे हम अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है कैटेगरी बोलते हैं, साइंटिफिकली उसे टेक्सा कहा जाता है। हैंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सास। अब इसने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग टेक्सास पे, किसकी वजह से? कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी। तो हम क्या क्या पढ़ते आए हैं अभी? बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर में सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, और क्लासिफिकेशन में ही एक जब उनको हमने कैरेक्टर के बेसिस पे अलग अलग टेक्सा में, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया, तो इस प्रोसेस को क्या कहा गया? टेक्सोनॉमी। तो हम लिखेंगे हैंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी. External and internal structure, along with the structure of cell, development process, ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies.
अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि क्या कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिस बनाएंगी मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का। तो क्या क्या बनाएंगी, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, साथ में कैसा स्ट्रक्चर सेल का, कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, क्या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनिज्म की, किस लेवल पे वो आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं, बेसिस बनाती हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. अब वो ये पूछ सकता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिक है टेक्सोनॉमी का। तो क्या क्या हुआ बेसिक टेक्सोनॉमी का, सबसे पहले कैरेक्टराइज करना कि हमने उसके कैरेक्टर सही बताए हैं कि नहीं बताए, तभी हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया तो हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं कि पेड़ में जाएगा, एनिमल में जाएगा, किस में जाएगा, और फिर हम उसको क्या देंगे, नाम करेंगे। तो ये क्या है, प्रोसेस हैं जो बेसिक है हमारी टेक्सोनॉमी के लिए। तो क्या है, आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टेक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये कह रहे चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है, इंसानी प्रजाति हमेशा इंटरेस्टेड रही है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए, क्या उनका यूज़ है, क्या उनका रेफरेंस है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए। इन अर्ली डेज human being needed to find the sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence the earliest classification were based on the use of various organisms. अब ये कह रहा है जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो इसी पे बेस्ड था कि क्या यूज़, किस ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ है, क्योंकि हमें हर ऑर्गेनिज्म की जो हमें नीड थी बेसिकली रहने की, खाने की, पीने की, तो उसी के बेसिस पे कि किस से हमें क्या मिल सकता है, किसका क्या यूज़ है, उस बेसिस पे हमने उनको क्लासीफाई कर दिया। तो सॉरी, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities but also relationship among them. This branch of study was referred to as a systematics. अब इन्होंने कहा वो सिर्फ इसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे कि किस ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ है या किसकी उसकी डाइवर्सिटी क्या है, वो ये भी जानने में इंटरेस्टेड थे कि इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो उसी चीज़ को जब इनकी रिलेशनशिप भी इंक्लूड हो जाए तो एक और नई ब्रांच बनती है जिसमें हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में, उसे कहते हैं हम सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक क्या हो गया, जब वहाँ पे उनकी रिलेशनशिप इंक्लूड हो गई अमंग देम। तो द वर्ड सिस्टमैटिक इज derived from the Latin word systema which means systemic arrangement of organism। तो यहाँ से ये लाइन भी पूछी जाती है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए और इसका मीनिंग क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जो लिनेनियस थे, लिनेनियस यूज्ड सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने ये यूज़ किया, कौन से साइंटिस्ट ने यूज़ किया, कहाँ यूज़ किया और किस चीज़ का नाम था सिस्टमा नेचरा। तो बच्चे लिखते हैं कि उनकी बुक का नाम था, नहीं, एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन यहाँ लिखा हुआ है कि उनकी पब्लिकेशन का टाइटल था वो। The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematic take into an account evolutionary relationship between the organism. अब इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम, लेटर ऑन ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हुई। अब इसके अंदर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हैं। Classification is not a single step process but involve hierarchy of a step in which each step represent a rank or category। अब इनका कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि एक ही स्टेप में हो जाए, इसके अंदर हायरार्की मतलब बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। हायरार्की से हम समझते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स आते हैं इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट द रैंक और कैटेगरी, और जिसमें हर एक स्टेप एक रैंक के बारे में, एक उसकी पोजीशन के बारे में या उसकी कैटेगरी के बारे में बताता है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जैसे हम पढ़ के आते हैं टेक्सा, हर लेवल पर टेक्सा,
उसी को कह दिया इन्होंने कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड ऑल द कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हायरार्की। और जब सारी कैटेगरीज को आपस में पाइल अप हो जाएंगी, एक साथ रखी जाएंगी, लाइक द स्टैक ऑफ कॉइन, जैसे एक सिक्के के ऊपर सिक्के रखे, तो हम समझ सकते हैं एक सिक्का क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। और जब उन सबको आपस में देखा जाए तो उन्हें बोलेंगे हम टेक्सोनोमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब पूछ सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन कि क्या रेफर्ड करता है या किस चीज़ को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो क्या है, कैटेगरी यूनिट है क्लासिफिकेशन की। या फिर हम कह सकते हैं रैंक, जिसे हम बेसिकली टेक्सोन कहते हैं। तो बेसिक यूनिट क्या हुई क्लासिफिकेशन की, कैटेगरी, रैंक या फिर टेक्सोन। नाउ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। हम एग्जांपल से समझते हैं इन चीज़ों को। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, एक ग्रुप ऑर्गेनिज्म का जो शेयर करते हैं कॉमन फीचर, जैसे कि 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं उनके। मतलब इंसेक्ट को कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं वो देखने जा रहे हैं। रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट द कैटेगरी। अब ये कहना चाह रहे इट मीन इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड and thus were given a rank or category। तो अब हम समझते हैं कि जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और हायरार्की है एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इन्होंने एग्जांपल लिया इंसेक्ट का। इंसेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो शेयर करते हैं कॉमन फीचर, जैसे कि 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इट मीन्स, इनका कहने का मतलब है इंसेक्ट क्या है, अ रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। अब इन्होंने कहा एक ऑर्गेनिज्म है, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको रैंक और कैटेगरी के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। अब कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऐसी ही चीज़ें जिनमें मिलेंगी आप उन्हें कुछ और मतलब क्या कहेंगे, कुछ नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंसेक्ट तो हमने क्लासीफाई कर दी ना, जितनी भी ये चीज़ें जिसमें मिलेंगी वो इंसेक्ट के अंदर ही आएगा। तो रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी। ग्रुप भी क्या करते हैं, कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। कैटेगरी फर्दर क्या डिनोट करती है, रैंक को डिनोट करती है। अब हर एक रैंक या टेक्सॉन रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर से ये चीज़ यहाँ पे आ गई। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहा गया, यही ईच रैंक और टेक्सॉन represent a unit of classification. These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. अब इस लाइन का मतलब क्या है कि जितने भी टेक्सोनोमिक ग्रुप हैं या कैटेगरी हैं कि डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, मतलब इनकी एक अलग पहचान है। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बस देखा देखा और झुंड में बना के कर दिया, ऐसे नहीं है। इनकी डिस्टिंक्ट मतलब अलग एंटिटी है। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division। phylum हम यूज़ करते हैं एनिमल के केसेस में, division हम टर्म यूज़ करते हैं फॉर द प्लांट्स। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये कह रहे हैं टेक्सोनॉमिकल स्टडी सारे ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स की, जितने भी नोन ऑर्गेनिजम्स हैं, हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। इन सब पढ़ने के बाद हमने कॉमन कैटेगरीज बना दी, जैसे कि क्या क्या, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज हैज द लोवेस्ट कैटेगरी। अब चाहे वो सारे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट में आए चाहे वो एनिमल में आए, तो सबसे लोवेस्ट जो कैटेगरी है उनकी वो क्या होगी, दोनों की स्पीशीज ही होगी। Now the question you may ask is how to place organism in various categories। अब हम organism को रखेंगे कैसे अलग अलग कैटेगरी में। आपने हमें डिवाइड तो कर दिया कि वो किस किस में हो गया, किंगडम में आ गया, फाइलम में आ गया, क्लास में आ गया, ऑर्डर में आ गया, फैमिली में आ गया, जीनस में आ गया, स्पीशीज में आ गया। और ये कई बार ये सीक्वेंस याद भी नहीं होता, तो इसके लिए एक ट्रिक है, कीप पॉट क्लीन, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो कीप किंगडम, पॉट फाइलम, क्लीन क्लास, अदरवाइज ऑर्डर, फैमिली फैमिली, गेट जीनस, सिक स्पीशीज। तो हम इस वे में सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। तो क्या बना, ट्रिक क्या बनी हमारी, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक।
अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबकी लोएस्ट कैटेगरी स्पीशीज़ है। अब हम इनको कैसे रखेंगे, कैसे अलग अलग कैटेगरीज में डालेंगे वो समझेंगे। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसने कहा आपको प्लेस करने के लिए क्या होनी चाहिए, उनके कैरेक्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और क्या क्या, जैसे मैमल्स का कैरेक्टर क्या है, हेयरी होते हैं, उनकी बॉडी पे हेयर्स मिलते हैं, तो ये एक कैरेक्टर हुआ। तो हमें उनके कैरेक्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, या तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए या फिर एक ग्रुप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि अगर उसके अंदर कुछ भी कैरेक्टर मिल रहा है या ऐसा जो भी कैरेक्टर है तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमें चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस हेल्प इन द आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज। इससे क्या होता है, इससे क्या हेल्प मिलेगी, उनकी सिमिलैरिटी समानताएं पहचान सकते हैं हम। डिससिमिलैरिटीज क्या असमानता है वो पहचान सकते हैं इंडिविजुअल के अंदर। और दूसरे, अब दो सेम है तो उनमें भी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी तभी पहचान पाएंगे जब हमें उनके कैरेक्टर्स के बारे में पता हो। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी क्या है हमारी, स्पीशीज़। तो टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। अब इनके कहने का मतलब ये है कि टेक्सोनॉमिक स्टडी एक ग्रुप को, उस ग्रुप को कंसिडर करेगी स्पीशीज के अंदर जो क्या करते होंगे, फंडामेंटल मतलब बेसिक सिमिलैरिटीज हों उनके अंदर, तो वो क्या आएंगे, स्पीशीज के अंदर आएंगे। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference. अब उसने ये कहना चाह रहे हैं कि हमें एक, अगर दो बहुत क्लोज वाली स्पीशीज़ हैं तो उनमें हमें डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी पे, देखने में कैसे है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, लेट अस कंसिडर, जैसे उनका आप समझो, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका मतलब आम, सोलेनम ट्यूबरेसम मतलब पोटैटो, पेंथ्रालियो मतलब लायन। ये सारे 3 नेम्स हैं, इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये सब क्या दिखा रहे हैं, अलग, इस अलग अलग स्पीशीज के नाम है। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्नीफेरा, सोलेनम, पेंथ्रा, आई क्या है, जेनरा है, जीनस है, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे लेवल ऑफ टेक्सॉन को या कैटेगरी को। तो ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। अब इनके कहने का मतलब यह है, एक जीनस के पास बहुत सारे अलग अलग क्या हो सकते हैं, स्पीशीज के नेम हो सकते हैं और उनमें क्या होगी, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हो सकती हैं। जैसे पैंथरा, पैंथरा क्या है, अनदर स्पेसिफिक एपिथेट है, इसके पास, पैंथरा एक जीनस है जिसके पास अलग अलग स्पीशीज हैं, जैसे पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, ये दोनों क्या है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। पैंथरा जो है एक अनदर स्पेसिफिक एपिथेट है जिसे बोलते हैं हम टिग्रिस, और सोलेनम दूसरी वो है जीनस, उसके पास स्पीशीज है निग्रम। तो हम यहाँ थे, लेट अस कंसिडर मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पेंथ्रा लियो। ये सारे नेम्स जो हैं, इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो इनके आगे के वर्ड हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेनेरा मतलब जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एक दूसरी कैटेगरी है। तो अब ये कह रहे हैं कि ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे हैं एक जीनस के बाद एक स्पीशीज़ या एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकती हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, लेकिन उनके पास क्या होंगी, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज मिलेंगी, देखने में वो सिमिलर होंगे। जैसे होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। अब फॉर एग्जाम्पल, पेंथर हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट जिसे बोलते हैं टिग्रिस, और सोलेनम के पास दूसरा है जिसे कहा गया है निग्रम, और मेलोंगजेना। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आपको ये सारे नाम के कॉमन नेम्स भी पता होने चाहिए कहीं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिग्रिस किसके लिए यूज़ करते हैं, सोलेनम जैसे कि ट्यूबरोसम क्या था, पोटैटो के लिए आ रहा था, निग्रम किसके लिए यूज़ होगा, और मेलोंजेना किसके लिए यूज़ होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए।
तो ये हमें पता होना चाहिए इनके कॉमन नेम क्या है। जैसे कि ये तो पता है कॉमन है, टिग्रिस आ गया टाइगर के लिए। अब सोलेनम क्या है, एक जीनस, इसके अंदर कौन कौन से स्पीशीज आ रहे हैं, ट्यूबरोसम था पोटैटो, निग्रम यूज़ होता है मकोई के लिए, और मेलोंजेना यूज़ होता है ब्रिंजल के लिए, और मकोई को हम ब्लैक नाइट शेड भी कहते हैं। तो ये हमें याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ, ये पूछ लेंगे सोलेनम मेलोंजेना, तो हमें पता होना चाहिए इसे ब्रिंजल को कहते हैं। Human beings belong to the species Sapiens, which is grouped into the genus Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. तो scientific name क्या रखा जाता है, Homo sapiens. Genus. Genus comprises a group of related species which has more character in common in comparison to species of other genera. अब क्या है जीनस, क्या है, इसके अंदर किसका ग्रुप आता है, रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप आएगा, जिसके पास क्या होंगे, मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। मतलब कि 3-4 स्पीशीज हैं, उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, तो उनको मिला के एक जेनेरा बन जाएगा। बाकी जो स्पीशीज हैं उनके नहीं, अलग कॉमन कैरेक्टर है, वो इनसे नहीं मिलते, तो उनका अलग जेनेरा बनेगा। तो जेनेरा में क्या आ जाएगा, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, रिलेटेड स्पीशीज, जो क्या करेंगे, उनके क्या होंगे, कॉमन कैरेक्टर्स होंगे कुछ। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेटेड ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो हम कह सकते हैं जेनेरा क्या है, एग्रीगेटेड मतलब ग्रुप है या गुच्छा है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल, अभी हमने पढ़ा 2 डिफरेंट स्पीशीज है पोटैटो और ब्रिंजल, लेकिन किस में आते हैं, दोनों एक जीनस में आता है, सोलेनम। ऐसे ही हमने पढ़ा लायन आता है पैंथरा लियो, लेपार्ड पैंथरा पार्डस, एंड टिग्रिस आता है पैंथरा टिग्रिस के लिए, टाइगर के लिए, विथ सेवरल कॉमन फीचर। ऑल द स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथरा, ये सब की क्या है, जीनस पैंथरा की स्पीशीज हैं। तो दिस जीनस डिफर फ्रॉम अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट। तो अब इसने कहा ये जीनस किस जीनस से अलग होगा, फेलिस वाले जीनस से, क्योंकि उसके अंदर क्या आती है, कैट। तो जीनस क्या हुआ, ग्रुप या फिर एग्रीगेटेड ऑफ द क्लोजली रिलेटिव स्पीशीज, मतलब जो क्या होगी, रिलेटिव सिमिलैरिटी शेयर करेंगे आपस में, रिलेटेड स्पीशीज। फैमिली, अब हम आएंगे नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली पे। तो फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। फैमिली में क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेराज आते हैं, ये ऐसे ही चलता जाएगा। पहले पढ़ा स्पीशीज, स्पीशीज में आ गए ग्रुप ऑफ ऐसे इंडिविजुअल जो शेयर कर रहे थे कॉमन कैरेक्टर। अब जो बहुत सारे 2-3 स्पीशीज आपस में कैरेक्टर शेयर करेंगी वो आ जाएंगी जीनस में। अब बहुत सारे जीनस जो कैरेक्टर शेयर करेंगे वो आ जाएंगे फैमिली में। बहुत सारी फैमिलीज जो कैरेक्टर शेयर करेंगी वो आ जाएंगे ऑर्डर में। जो कॉमन ऑर्डर होंगे, मतलब जो ऑर्डर्स होंगे जो उनमें कॉमन आएंगे 3-4 ऑर्डर में, वो उठ के आ जाएंगे क्लास में। ऐसी जो क्लासेस में सिमिलरिटीज मिलेगी वो उठ के आएंगी फाइलम में, और फिर फाइलम के बाद आ जाते हैं किंगडम, और किंगडम ये हो जाता है 2 उसमें डिवाइड, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो ये यही चलता जाएगा कि ग्रुप कैटेगरीज कॉमन। तो अब हम कहाँ थे, हम फैमिली पे थे। तो नेक्स्ट कैटेगरी थी हमारी फैमिली, इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा आता है। इसके पास क्या होंगी, लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होंगी एज कम्पेयर टू जीनस एंड द स्पीशीज। अब इनके कहने का मतलब ये भी है, स्पीशीज में ज़्यादा सिमिलैरिटीज मिली, फिर जीनस में थोड़ी कम सिमिलैरिटीज मिलेंगी एज कम्पेयर टू स्पीशीज, मतलब जितनी सिमिलैरिटीज हमें स्पीशीज में देखने को मिली उससे थोड़ी कम सिमिलैरिटीज मिलेंगी जीनसेस में देखने के लिए। फिर जीनस वाले से कम सिमिलैरिटीज मिलेंगी फैमिली में, फैमिली से कम सिमिलैरिटी ऑर्डर में। तो इनके कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होती है, सिमिलैरिटी डिक्रीज होती रहती है एज कम्पेयर टू द लोएस्ट कैटेगरी। जो जितना नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज हमें नीचे वाली कैटेगरी पे मिल रहा था उसके कंपेयर में अगर हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और ये लाइन हम आगे पढ़ेंगे। तो फैमिली हमारी नेक्स्ट कैटेगरी थी, इसके अंदर रिलेटेड जेनरा आ जाएंगे, इसके पास लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज होंगी एज कम्पेयर टू जीनस एंड द स्पीशीज। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of the plant species। ये क्वेश्चन भी आता है कि जो फैमिलीज हैं उनको किस बेसिस पे कैरेक्टराइज किया जाता है, उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पे। अमंग द प्लांट फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा पढ़ेंगे, जैसे कि सोलेनम,
पिट्यूना और धतूरा, और ये सब एक ही फैमिली के अंदर आते हैं, सोलेनेसी। ये भी आप पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी उसमें प्लांट्स में, कि वहाँ फैमिली पढ़ोगे सोलेनेसी, ये उसी के सारे एग्जाम्पल हैं, सोलेना, पिट्यूना एंड धतूरा। अमंग एनिमल फॉर एग्जाम्पल जीनस पढ़ा आपने पेंथरा, जिसके अंदर लायन, टाइगर, लेपर्ड आ रहे थे, उनको किस जीनस के साथ रखा जाता है, फेलिस, उसमें फेलिस कैट। और ये दोनों जीनस किसके अंदर आते हैं, फैमिली फेलिडाई, फेलिडाई फैमिली के अंदर ये दोनों जीनस आते हैं। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करो फीचर ऑफ अ कैट एंड अ डॉग, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज। अब उनको क्या रखा गया, उनको दो डिफरेंट फैमिलीज में रखा गया। अब ये कह सकते हैं कि कैट और डॉग को एक फैमिली में क्यों नहीं रखा, सिमिलैरिटीज तो है, लेकिन एज कंपेयर टू कैट, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं, तो इसलिए इनको उठा के एक फैमिली में रखा गया, ना कि डॉग को। तो हमें ये देखना है इसीलिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर। अब हमने कह रहे हैं, आपने देखा जैसे कि अर्लियर कैटेगरीज में स्पीशीज, जीनस, फैमिली, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर पे बेसिस थे जनरली ऑर्डर, और दूसरे हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी किस पे बेस्ड होंगे, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर्स का एक ग्रुप। अदर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। अब ऑर्डर क्या है, किसका असेंबलेज होगा, फैमिलीज का, जिसमें क्या होंगे, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूड इन अ फैमिली। इनका भी फिर वही लाइन आ गई कि क्या होंगे, इसमें लेस नंबर मिलेंगे एज कम्पेयर टू जेनरा जिसको फैमिली के अंदर आ रहे थे। प्लांट फैमिली, जैसे कि प्लांट फैमिली कौन कौन सी, ये हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल आते हैं, जिन्होंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं लाइफ में। प्लांट फैमिली कौन सी, जैसे कि कॉन्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो किस ऑर्डर के अंदर आती हैं दोनों, कॉन्वुलेसी और सोलेनेसी, पॉलीमोनियल्स के अंदर। और किस बेस पे इनको रखा गया है, इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स की वजह से। जो एनिमल ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं कार्निवोरा, इंक्लूड्स कौन सी फैमिली को इंक्लूड करता है, फेलिडाई और कैनिडाई। तो ये हमें याद रखने हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएंगे। अब हम चलेंगे क्लास। तो दिस कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर, इसके अंदर क्या आएंगे, रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, हम क्या है, प्राइमेट्स हैं। मंकी भी क्या है, प्राइमेट्स हैं। तो ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर कौन कौन आ गए, हमें ये पता होना चाहिए। द ऑर्डर प्राइमेटा क्या क्या आता है उसके अंदर, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आर प्लेस इन द क्लास मैमेलिया। कौन सी क्लास के अंदर आते हैं, मैमेलिया के अंदर। और कौन से ऑर्डर के साथ रखे गए यहाँ पे, कार्निवोरा, जिसके अंदर क्या क्या आए थे एनिमल, जैसे कि टाइगर, कैट, डॉग। तो क्लास मैमिलिया के पास क्या है, और दूसरे ऑर्डर्स भी होते हैं। तो क्लास क्या हुआ, ऑर्डर्स का ग्रुप हुआ, जिसके अंदर एक ही ऑर्डर नहीं आएगा, बहुत सारे ऑर्डर्स भी आएंगे, पहले वो हमें देखने हैं। अब आ गए हम फाइलम पे। तो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड अलॉन्ग विद मैमल, ये सब किस में आ गए, अगली हाई कैटेगरी में पुट किया जा, जिससे कहा गया फाइलम। तो ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब ये पूछा जाए कि इन सबको कि किस बेसिस पे एक फाइलम के अंदर रखा गया, तो किस बेसिस पे वो बताया इन्होंने। क्या है, इनके पास क्या है, नोटोकॉर्ड है, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है, जो किस फाइलम के अंदर आता है, कॉर्डेट्स के अंदर। क्योंकि हम सब कॉर्डेटा है ना, हम एनिमल किंगडम में ही पढ़ते हैं, पढ़ के आते हैं सारी चीज़ें, तो उसी में मिलता है हमें एक फाइलम, क्या, कॉर्डेट्स। फिर कॉर्डेट्स के अंदर कौन कौन सी क्लास आती थी, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल। तो ये सब क्या हो गया, ये अलग अलग क्लासेस आ गई इसके अंदर, फाइलम के अंदर। तो ऐसे इन प्लांट्स के केसेस में हम फाइलम को बोल देते हैं डिवीजन। फाइलम वर्ड की यूज़ होता है, उसकी जगह यूज़ होता है डिवीजन। फिर आए हम नेक्स्ट किंगडम पे। तो ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। अब जितने भी फाइलम हैं उन अलग अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, उनके फाइलम के अकॉर्डिंग, जैसे कि इनको रखा गया किंगडम एनिमेलिया के अंदर, इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। द किंगडम प्लांटी, जो किंगडम प्लांटी है ऑन अदर हैंड, उसके अंदर आते हैं अलग दूसरे प्लांट्स और वेरियस डिविजन्स। अब देखो समझ आ रहा है, फाइलम वर्ड इज यूज फॉर एनिमल एंड डिवीजन यूज फॉर प्लांट्स। तो वही फाइलम को उठा के रखा गया एनिमल किंगडम में, और डिविजन्स को उठा के रखा गया प्लांट किंगडम में। The taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order starting with an
स्पीशीज इन फिगर 1.1। अब यहाँ पे किसे दिखा रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की ओर जाते हुए। तो सबसे पहले स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिविजन, किंगडम। These are broad categories। क्या है ये broad categories हैं। However, taxonomists have also developed a subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। ये क्या पढ़ी हमने, broad categories। जो हम आगे अगर डिटेल में जाएंगे तो इन कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज आती हैं, जो इसलिए बनाई गई हैं ताकि हम और अच्छे से और ढंग से चीज़ों को समझ सकें। अभी कह रहे हैं सरारकी को देखो और आप देख सकते हो, रिकॉल कर सकते हो कि किस बेसिस पे ये अरेंजमेंट हुआ है। तो ये समझाते हैं। से फॉर एग्जांपल एज वी को हायर, जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे स्पीशीज से किंगडम की तरफ, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये लाइन मैंने भी आपको बताई थी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। जो लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन से, मतलब जितनी ज़्यादा लोएस्ट कैटेगरी होगी वहाँ पे मोर ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स मिलेंगे जो लोग शेयर करेंगे। तो ये हम पढ़ सकते हैं, लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर। जैसे जैसे हायर कैटेगरी पे जाएंगे, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो उसमें डिससिमिलरिटीज़ बढ़ती जाएंगी, सिमिलरिटीज़ कम होती जाएंगी, तो थोड़ा मुश्किल होता जाएगा उनमें आपस में रिलेशनशिप बैठाने में। हैंस द प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। इसलिए क्या हो गया, मोर थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो गई। अब ये दिखा रही है अलग अलग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो कॉमन ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम वगैरह सब बताएगी। और ये हमें पूरी टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए एक एक वर्ड के साथ, क्योंकि यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार पूछा भी गया है। ये तो सबको याद हो जाता है, कॉमन नेम क्या है, जीनस, ये सब मेन चीज़ है इसमें याद रखना, फैमिली, ऑर्डर और क्लास। जैसे मैन का नाम होमोसेपियंस, होमो जीनस, स्पीशीज उसकी हो गई सेपियंस, फैमिली भी याद हो जाती है होमिनिडाई, ऑर्डर भी याद रहेगा प्राइमेटा, क्लास भी याद रहेगी मैमेलिया। ये सबसे आसान है। जो डिफ़िकल्टी जो हम भूलते हैं वो ये भूलते हैं। वीट का नाम हमें याद रहेगा, जीन आएगी। वीट की फैमिली क्या है, पोएसी, और ऑर्डर क्या है, पोएल्स। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों को हमें याद रखना है। मैंगो के लिए क्या आएगा, ऑर्डर सेपेंडियल्स। वीट के लिए ऑर्डर क्या आएगा, वो हमें याद रखना है, पोएल्स। तो ये ऑर्डर्स याद रखने हैं। वीट का ऑर्डर है पोएल्स, मैंगो का ऑर्डर है सेपेंडियल्स, मैंगो की फैमिली है अनारकार्डियेसी, वीट की फैमिली पोएसी। देखो वीट में दोनों में पी है, फैमिली भी पोएसी और ऑर्डर में भी क्या है, पी। ये तो याद ही रहता है, जब सी ई लग जाए वो होती है फैमिली। तो वीट के लिए आ गई पोएसी फैमिली और उसका ऑर्डर बन जाएगा पोएल्स। ये फैमिली यही रहेगी, मैंगो की फैमिली अनारकार्डियेसी, इसका ऑर्डर बन जाएगा सेपेंडियल्स। और ये तो याद ही रहता है। हाउस फ्लाई, इसकी फैमिली म्यूस्किडाई, मैन की फैमिली होमनिडाई, मैन का ऑर्डर प्राइमेट्स, हाउस फ्लाई डिप्थेरा, मैन की क्लास मेमेलिया, हाउस फ्लाई इंसेक्टा। और ये हमें याद रहेगा। कॉर्डेट्स, आर्थ्रोपोड, एंजियोस्पर्म। तो हमें ये याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो हमने इसमें से देखा बेसिक चीज़ क्या पढ़ी, कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसकी क्या रेंज होती है, कि साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिया, नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है, नॉमेनक्लेचर क्या क्या देता है, नॉमेनक्लेचर प्लांट के लिए कौन देगा, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल एनिमल्स के लिए कौन देगा, क्या उसका साइंटिफिक बेसिस है, क्या रूल है नॉमेनक्लेचर का, कौन सी बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर क्या है, ये किस वर्ड से किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुए हैं, हमें ये याद रखना है। जब हैंड रिटन करते हैं तो अंडरलाइन होने चाहिए, इटैलिक्स में प्रिंट होने चाहिए, ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। फिर उनको टेक्सॉन किसे कहते हैं, कैटेगरी को ही टेक्सा या टेक्सॉन कहा जाता है, जो डिफरेंट लेवल पे हमें बताएगा कि क्या चीज़ कैसे है। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये साइंटिफिक जो अप्रोच है टूवर्ड्स द नॉमेनक्लेचर, क्या क्या चीज़ें इंश्योर करती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब हमें याद रखनी है। और इसे एग्जाम्पल, बेसिकली एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्पल याद रखना है, किसका क्या ऑर्डर है, क्या फाइलम है, क्या क्लास है। अब जो फिर इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज और स्पीशीज़ के बारे में सबको समझाया गया है, तो किसके अंदर क्या एग्जाम्पल इंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।